आइए आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो लफ्ज़ है, फ्लक्स के नाम से आपने लफ्ज़ 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने जब एसी जनरेटर किया था वहाँ आपने कॉइल में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के हवाले से फ्लक्स का जो वर्ड वो पढ़ा हुआ है। जब कॉइल घूमती है तो उसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो अब यहाँ जो टर्म है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और फ्लक्स वही चीज़ है जिस रेफरेंस से आपने वहाँ इसको एसी जनरेटर में स्टडी किया था जी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अब ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? इस थ्योरेटिकल डेफिनेशन में लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के सामने परपेंडिकुलरली रख दिया जाए तो उसमें से जितनी फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। राइट? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यहाँ एक एग्जांपल ली हुई है। इस एग्जांपल के मुताबिक लेट्स सपोज किसी अननोन सोर्स से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। उसके रास्ते में यहाँ मैंने दो आपके सामने एरियाज रखे हुए, एक एरिया ए है और एक एरिया बी है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस एरिया ए में से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? 1, 2, 3 and 4. There are 4 field lines which are passing through this particular area A, and through B there are only 2 field lines are passing. तो सिर्फ 2 फील्ड लाइंस पास होने की वजह से जो B का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कम होगा A के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की निस्बत। A का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक 4, जबकि B का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 2 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हिच इज थ्योरेटिकल डेफिनेशन। जी बेटा, अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? The scalar are dot product of electric field intensity E and the vector area A. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया A का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं जी बेटा। अब इसमें जो वेक्टर एरिया ये एक नई टर्म है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अब वेक्टर एरिया क्या चीज है उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। मैंने लिखा हुआ वेक्टर एरिया इज एन इमेजिनरी वेक्टर। ये एक इमेजिनरी वेक्टर है जो कि सरफेस एरिया के ऊपर नॉर्मल होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सरफेस एरिया के बराबर होगा। यानी कि सरफेस एरिया के जो मैग्नीट्यूड है और जो वेक्टर एरिया के मैग्नीट्यूड है आपस में सेम होंगे, लेकिन इस वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है ये सरफेस एरिया के ऊपर क्या होगी? नॉर्मल होगी जी बेटा। अब इसका जो सिंबल है इसको फाई, एक ग्रीक सिंबल है फाई, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने छोटा सा ई लिखा हुआ है जिसमें जो ये ई सबस्क्रिप्ट यूज किया गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि फ्लक्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जी बेटा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक ये डॉट प्रोडक्ट है किसके दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो वही चीज मैंने यहाँ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट की हुई है। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए स्टैंड्स फॉर वेक्टर एरिया, जिसको हम आगे चल के डायग्राम में देखते हैं कि वेक्टर एरिया क्या चीज है। और इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको पता है वो बराबर आएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा के। राइट? ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट सिनेरियोज देख लेते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी जी। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ केसेस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। यहाँ जो केस 1 है इट इज मैक्सिमम फ्लक्स। कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब सरफेस एरिया को, यहाँ मैंने सरफेस एरिया लिखा हुआ है, सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया में बहुत फर्क है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। सरफेस एरिया प्लेन को कहते हैं, जो प्लेन आपने उसके सामने रखी हुई है फील्ड लाइंस के, और वेक्टर एरिया उस सरफेस के ऊपर क्या होता है? नॉर्मल। ये मैंने रेड कलर का जो नॉर्मल बनाया हुआ है इस सरफेस के ऊपर इट इज वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया जो कि फील्ड के साथ आपको नजर आ रहा है पैरेलल हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया फील्ड के साथ पैरेलल होगी, ये बात याद रखिएगा। तो आपने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म अभी देखी थी, ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने वेक्टर एरिया के रेफरेंस से देखी है। तो अगर वेक्टर एरिया के रेफरेंस से देखी तो एंगल भी आप किसका देखेंगे? वेक्टर एरिया का। सरफेस एरिया के साथ एंगल को आप कंसीडर नहीं करें जी। अगर इस डायग्राम को गौर से देखा जाए तो यहाँ वेक्टर एरिया के साथ जो फील्ड का बनने वाला एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो एंगल भी आप वेक्टर एरिया वाला लेंगे जो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा पैरेलल होने की वजह से। अगर यहाँ 0 डिग्री एंगल पुट करें तो cos ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि 1 है। तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, दैट विल बी ई ए। ये ई और ए दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा
जी बेटा इसका अगला केस देख लेते हैं, विच इज मिनिमम फ्लक्स। फ्लक्स मिनिमम कब होगा? आपको रिलेशन से पता चल रहा है, जहां cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब थीटा अगर 90 डिग्री ले लिया जाए तो आपके पास cos थीटा 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू भी मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगी। इन दैट केस आप क्या करेंगे, आपने जो सरफेस एरिया है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसके साथ पैरेलल रखना है। अगर आप उसको पैरेलल रखेंगे तो उसका वेक्टर एरिया जो कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो आपका इस नॉर्मल वेक्टर के साथ फील्ड का जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। आपने एंगल कौन सा लेना होता है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान दोनों का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर दोनों का एंगल 90 डिग्री बनेगा तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, क्योंकि cos 90 आपको 0 देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, व्हिच विल बी 0, राइट। तो अब इसका थर्ड केस देख लेते हैं जो कि मॉडरेट केस है, जहां ना तो फ्लक्स मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। इन दैट केस ना ही एंगल आपके पास 0 डिग्री होगा और ना ही एंगल 90 डिग्री होगा। इट मीन एंगल 0 और 90 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, यानी कि एंगल कोई थीटा होगा। तो अगर एंगल कोई थीटा है, इन दैट केस आपने क्या किया है, इस प्लेन को इंक्लाइन रखा हुआ है। इंक्लाइन का मतलब एट सम एंगल रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी इसके ऊपर अपनी जो एंगल की वैल्यू है वो चेंज कर देगा। होगा इसके ऊपर नॉर्मल, लेकिन वो तिरछा हो जाएगा। जैसे ही फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास थ्रू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वेक्टर एरिया के दरमियान जो कि इस सरफेस, तिरछी सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, जो एंगल बनेगा वो ना 90 बनेगा ना ही 0 डिग्री बनेगा, वो कोई एंगल थीटा बनेगा, जिसकी वजह से cos की वैल्यू भी 0 और 1 यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान आएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान आएगी, जिसको हम कहेंगे मॉडरेट फ्लक्स या बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्लक्स। जी बेटा इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।